हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के बायोलॉजी सीरीज के पार्ट 2 करने वाले हैं। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का परसेप्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सीरीज को हम आगे बढ़ाएं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के साथ साथ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। दैट मीन्स ऑन वन हैंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आए हैं वो हम करेंगे, साथ साथ अब क्या क्या क्वेश्चंस के आने की संभावना है उस पर भी बातें होंगी। आप बहुत ध्यान से सुनोगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था सेशन पार्ट 1 में कि स्क्रीन पे जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। सेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बोथ। मैं क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इट इज गोइंग टू बी इन हिंदी मोर एंड मोर, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए। धैर्य के साथ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द रीजन फॉर डेवलपमेंट इज, अगर हम विकास की बात करें तो विकास का मुख्य कारण क्या है। ए, फॉसिल मटेरियल, जीवाश्म की बात हो रही है, फॉसिल की बात हो रही है, ठीक। दूसरा स्ट्रगल टू लाइफ, भाई जीवन का जो संघर्ष है, जेनरेशन टू जेनरेशन एडेप्टेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुकूलन हो रही है, या इनहेरिटेंस जो आप पूर्वजों के लक्षण को इनहेरिट कर रहे हो। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट। जल्दी से आप कमेंट सेगमेंट में, यहां पे सटीक ऑप्शन नहीं है, ध्यान सुनेंगे आप। कई बार ऐसा होगा कि एग्जाम में आपको राइट ऑप्शन ना मिले, कई बार ऐसा होगा कि चारों ऑप्शंस गलत हैं तो आपको सिलेक्ट करना है कम गलत कौन, और कई बार ऐसा होगा कि चारों सही हैं तो आपको सिलेक्ट करना है ज्यादा सही कौन। So be attentive. This is the beauty of MCQs, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन की यही तो खूबसूरती है कि एग्जाम सबका अच्छा होता है, डिफरेंस अंतर तो रिजल्ट में है कि नहीं। सहमत होंगे आप देखोगे। इस क्वेश्चन पे आए तो उपलब्ध विकल्पों में से सटीक जो आंसर होगा, दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी, हैव लुक हियर, सी, जेनरेशन टू जेनरेशन एडेप्टेशन। अब ये आंसर को कंक्लूड हम लोगों ने कैसे किया, आखिर इसका बात को हम समझते हैं। ये देखिए आप, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसे बोलते हो आप सिंथेटिक थ्योरी और सिंथेसिस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या हो रहा है, किसी भी जाति का, स्पीसीज की जो इमर्जेंस हो रही है वो इंटरेक्शंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। एक तरफ नेचर अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। कल वाली क्लास में जिन लोगों ने नहीं देखा आप देख लीजिएगा, कल वाली क्लास में हमने डार्विन्स का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, याद आया। और हम लोगों ने लेमार्क की इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित लक्षणों का अगली पीढ़ी में पास होना, ऐसी भी बातें की थी। यहां पे क्या हो रहा है कि भाई नई स्पीसीज का, नई जाति का, प्रजाति का, रेसेस का जो उद्भव इमर्जेंस हो रहा है वो जेनेटिक वेरिएशंस का आपस में इंटरेक्शन और उसके ऊपर नेचर का सिलेक्शन, तभी तो हो पाएगा अनुकूलन। दैट इज एडेप्टेशन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन इज रीजन फॉर डेवलपमेंट। अगर जो जातियां अनुकूलन न कर पाए, दोज स्पीसीज वर नॉट सफिशिएंट एनफ टू एडेप्ट, बट ऑब्वियस डियर स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट, वो हो जाएंगी लुप्त। तो इन्हीं जनाब की बात मैं कर रहा था, लेमार्क का। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या क्या क्वेश्चंस की बनने की प्रबल संभावना है आप देखिएगा। लेमार्क का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या होंगी, ठीक है। यहां देखिए आप, लेमार्क का एक्सपेरिमेंट ऑफ लेमार्क साहब का, ये देखिए लेमार्क साहब दिख रहे हैं आपको, ये लेमार्क साहब दिख रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ लेमार्क का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था, एक्सपेरिमेंट किस पे था।
ठीक, हमने बताया था आपको जिराफ। लेमार्क की थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अर्जित लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पास होना, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तीसरी बात, लेमार्क की थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया? थ्योरी गॉट रिजेक्टेड, ट्रिक सुनेंगे, ट्रिक सुनेंगे। थ्योरी गॉट रिजेक्टेड बाय अ वेरी वाइज मैन, नाम था वीजमैन। क्या नाम था? अगस्टस वीजमैन, ए वीजमैन। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन, थे वाइज मैन, नाम वीजमैन था। इनका एक्सपेरिमेंट चूहों पे था, रैट्स पे था। बिलीव करेंगे आप, 22 पीढ़ी तक चूहों की पूछे काटते रहे और पुचकटे चूहे चूहियों के जो बच्चे हुए उनकी पूछे थी। दैट मीन्स Weizmann used to cut tails for continuously 22 generation, and even after cutting tails for so many generation, offsprings of tailless parents were with tails। अगर इस बात को हिंदी में समझें, कई पीढ़ी तक चूहे चूहियों के पूंछ काटने के बावजूद पुचकटे चूहे चूहियों को जो बच्चे हुए उनकी पूछे थी, यानी कटी हुई पूंछ अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में पास नहीं हुई। जो लेमार्क साहब ने कहा कि पहलवान का बेटा पहलवान होगा, उस थ्योरी को, उस सिद्धांत को लोहार का बेटा, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, ये देखिए क्या कहा, अ ब्लैक स्मिथ गेट्स स्ट्रॉन्ग मसल्स फ्रॉम हिज वर्क। लोहार की कठिन परिश्रम के कारण मांसपेशियां मजबूत हो जा रही हैं। एंड हिज सन इनहेरिट दोज स्ट्रॉन्ग मसल्स, और उसके पुत्र में, सुपुत्र में, उसके जेनरेशन में, अगली पीढ़ी में ये स्ट्रॉन्ग मसल्स वाले लक्षण अर्जित हो रहे, इनहेरिट हो रहे। इस सिद्धांत को वीजमैन ने रिजेक्ट किया। गाइस, कल आपसे बात हुई थी, डार्विन का एक्सपेरिमेंट कौन से द्वीप पे था, कौन से आइलैंड पे था? उस आइलैंड का नाम बताएं, उस आइलैंड का नाम बताएं। डार्विन की पॉपुलर बुक, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक? नेम ऑफ बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और पूरी बात करें बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये एक्सपेक्टेड आइलैंड का जो नाम मैंने आपसे पूछा था, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आइलैंड का नाम जी से स्टार्ट हुआ था, याद करिए, गैलेपेगोस आइलैंड। कौन सी आइलैंड? गैलेपेगोस आइलैंड, गैलेपेगोस आइलैंड। ठीक, चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। भाई, आप आधुनिक मानव हो तो आपके बिल्कुल हाल ही के पूर्वज कौन है? जावा मैन, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नॉन और पेकिंग मैन। भाई, आप मॉडर्न मैन हैं क्या? अगर हम में से, अब इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे, हिंदी में भी वही होगा, नाम तो बदलेगा नहीं। अगर मैं अजीत तिवारी हूं तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, ग्रीक हो, मैं वही रहूंगा, है ना? तो ये देखिए आप, जावा मैन, क्रो मैग्नॉन, ठीक, तो ये आपको दिख रहा है पेकिंग मैन, है ना? क्वेश्चन इज, इसमें से हाल ही के पूर्वज कौन है? मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव। पहले आप इसके बारे में जानिए, अपने बारे में। तो मॉडर्न मैन क्या है? आधुनिक मानव, होमो सेपियन, सेपियन, होमो सेपियन, सेपियन को हम बोल देंगे सेपियंस, होमो सेपियन, सेपियन, सेपियंस, होमो सेपियंस। मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव, जो आप हैं, मैं हूं। ठीक, ये देखिए आप, क्रो मैग्नॉन, ये वाला क्रो मैग्नॉन आपका लेटेस्ट एंसेस्टर है। क्रो मैग्नॉन आपका लेटेस्ट एंसेस्टर है। ठीक है, तो क्रो मैग्नॉन को टिक कर लेंगे।
Cro-Magnon is common name that has been used to describe first early modern humans. आगे इस बात को और समझते हैं, ठीक। So earliest known remains of Cro-Magnon like human are radiocarbon dated to 43,000 years before, ठीक है। ये बिल्कुल हट्टी कट्टी मजबूत बॉडी थी इनकी, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर नेचर के आपको दिख रहे थे। ये आपके कुछ और पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलस, फिर होमो सेपियन। अब हम इससे और आगे होमो सेपियन सेपियन मॉडर्न मैन है। स्कूल डेज में कई बार जीव विज्ञान के शिक्षक इसी बात को गलत तरीके से बता देते हैं। मेरे भी टीचर ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वज लंगूर थे। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि तब हम बहुत समझने की स्थिति में नहीं थे। गाइस, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। एक लंगूर अपने इवॉल्व फॉर्म में हो, कितना भी और आगे उसका उद्भव हो, विकास हो, वो इंसान नहीं बनेगा। हम दूसरी शाखा में हैं, वी आर द मोस्ट मॉडर्न। हमारे शाखा पे ये लोग थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथैल, होमो सेपियन, और हम हैं होमो सेपियन सेपियन मॉडर्न मैन। तो दो अलग अलग शाखाएं हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या हैं? वी आर मॉडर्न मैन, होमो सेपियन सेपियन, ठीक। तो ऐसे सवालों के लिए भी आप तैयार रहें। तो हम लोग क्या हैं? वी आर मॉडर्न मैन। ध्यान सुनेगा, बहुत ध्यान सुनेगा। मॉडर्न मैन में होमो नाम, हमारा नाम का जो भाग है, ये जीनस है, और एक सेपियन ये स्पीसीज है। अगर कोई आपसे पूछे आपकी जात क्या है, आप सेपियन हो। फिर सब स्पीसीज प्रजाति, वो भी सेपियन है। बहुत ध्यान सुनना, ठीक। सब स्पीसीज, क्योंकि दोनों नाम स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों सेम है, अतः लीनियस, जिसे हम बोलते हैं वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक, लीनियस के आधार पे जिन्होंने दिया था बायोनोमियल, क्या दिया था? यहां देखिए, एक सवाल बनेगा, हु गेव बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। किसी भी नाम के दो भाग होंगे, ठीक। यहां तो तीन हो रहे थे, तो इस दो को एक साथ क्लब कर दिया, होमो सेपियन सेपियन, यहां लगा दिया एक एस और ये कट गया और बन गया होमो सेपियंस। हम लोग आधुनिक मानव हैं, होमो सेपियंस हैं। कितने सवाल और यहां से बन सकते थे जो बनेंगे? मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस। होमो क्या है? जीनस। सेपियन क्या है? स्पीसीज। और सेपियन क्या है? सब स्पीसीज। बाइनोमियल में दो भाग होंगे, तो क्या कर दिया? होमो सेपियंस कर दिया। हु गेव बाइनोमियल सिस्टम, किसने दिया? तो आप बताओगे लीनियस ने दिया। वर्गीकी के जनक कौन? लीनियस। टेक्सोनॉमी क्या डील करती है? नेमिंग ऑफ इंडिविजुअल, नाम का रखना, एंड क्लासिफिकेशन, और उनका वर्गीकरण, ठीक। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? व्हाट इज आर्कियोप्टेरिक्स? मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, क्या जुरासिक एज का सबसे प्राचीन पक्षी है? रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, जुरासिक वही वाला है, डायनासोर याद करिए। रेप्टाइल्स ऑफ ट्रासिक पीरियड, रेप्टाइल्स ऑफ बोथ ट्रासिक एंड जुरासिक पीरियड, ये आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए, है ना, कि ये दिखती कैसी हैं। अब क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, लेकिन चीजें आपको याद हो जाए, उसके लिए मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं। ये देखिए आप, दिस वन,
ये एज ऑफ डायनासोर्स जुरासिक की बात हो रही है। अब ये है आर्कियोप्टेरिक्स। इस आर्कियोप्टेरिक्स के पास इसके बीक में, चोंच में दांत हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स के पास है, एलिगेटर्स के पास है। तो ये रेप्टाइल्स के लक्षण है, रेप्टिलियन कैरेक्टर, सरीसृप वर्ग के जीवों का लक्षण। इसकी जो विंग है उसमें क्लॉ है, ये भी रेप्टाइल्स का लक्षण है। लॉन्ग टेल है इसके पास, जिसमें कई सारी रीढ़ की हड्डियां हैं, वर्टिब्री हैं, ये भी रेप्टाइल्स का लक्षण है। एयरफॉइल विंग है, ये पक्षियों का लक्षण है। मतलब ध्यान सुनेंगे दोस्तों, मतलब ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच? रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच, एव्स के बीच, AVES, एव्स, बर्ड्स, पक्षी। मतलब यानी कि रेप्टाइल्स से तुरंत अभी पक्षी बना है। जुरासिक डायनासोर्स रेप्टाइल्स के लिए फेमस है और रेप्टाइल्स से भी पक्षी इवॉल्व हो रहा है। मतलब ये आपका, अगर हम देखें इस बात को तो यहां पे स्पष्ट है, मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। ये जुरासिक एज का एंशिएंट बर्ड है, क्योंकि अभी जस्ट रेप्टाइल से आर्कियोप्टेरिक्स कुछ इस कदर इवॉल्व हुआ है और अभी इसके पास कुछ पक्षियों के लक्षण आने स्टार्ट हुए हैं। आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, AVES मतलब बर्ड्स, पक्षी। इट इज क्रिएचर इन विच वी फाउंड कैरेक्टर ऑफ बोथ। आपने इसके टूथ बिक्स का देखा, क्लॉड विंग्स का देखा, लॉन्ग वर्टिब्री विथ टेल्स देखा। अभी ज्यादा लक्षण इसके पास सरीसृप वर्ग के रेप्टाइल्स के हैं और कुछ लक्षण पक्षियों के आने लगे हैं। ठीक, 150 मिलियन ईयर्स पहले जुरासिक पीरियड की बात हो रही है। कुछ डायनासोर्स उस समय मौजूद थे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन बर्ड, फर्स्ट बर्ड जो कि रेप्टाइल से मॉडिफाइड हुआ है। अब अगर हमने एक कनेक्टिंग लिंक की बात करी है गाइस, तो आइए विद्यार्थियों कुछ और कनेक्टिंग लिंक से सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, आप आंसर करना। हम देखा फर्स्ट, लिविंग, सजीव और नॉन लिविंग, निर्जीव। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कौन है कनेक्टिंग लिंक्स? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सजीवों और निर्जीवों के बीच कौन है कनेक्टिंग लिंक? ध्यान सुनिएगा। फिर हमने पूछा प्लांट, प्लांट और एनिमल, इसके बीच कौन है कनेक्टिंग लिंक? फिर हमने अभी आपसे बात की बर्ड्स और रेप्टाइल्स, क्या प्रबल संभावना है? रेप्टाइल्स, इनके बीच कौन है कनेक्टिंग लिंक? जल्दी से तीसरे वाले का आंसर, तीसरे वाले का आंसर जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल झमाझम करते हुए कमेंट सेगमेंट में तीसरे का आंसर लिखें। TILES, रेप्टाइल्स। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका लिखोगे आप, क्योंकि तुरंत मैंने आपको अभी बताया और मैं आपको बता रहा हूं लिविंग और नॉन लिविंग। जब वायरस और विषाणु शरीर से बाहर है, वो नॉन लिविंग की तरफ बर्ताव कर रहा है और किसी ट्रांसमिटिंग एजेंट के थ्रू अगर बॉडी के अंदर आ गया तो वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा। सजीवों और निर्जीवों की बीच की कड़ी इज वायरस, विषाणु। अगर प्लांट और एनिमल की बात करें तो कनेक्टिंग लिंक इज यूग्लिना। यूग्लिना, इसके पास प्लांट के लक्षण है, क्लोरोफिल है, इसके पास फ्लैजेला है ताकि वो मूवमेंट कर पाए। यूग्लिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। और अगर हम बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात करें तो आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। अभी हमने तुरंत आर्कियोप्टेरिक्स को देखा
PTERYX। ठीक, तो ये 3 आपके सामने इस टॉपिक से संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको दिख रहे थे। ठीक, साथ साथ याद करते चलेंगे, बिल्कुल रिलैक्स बैठेंगे। जितना आप रिलैक्स बैठोगे, जितना हैप्पी रहोगे, उतनी चीजें आपको बेहतरीन याद होंगी। हैप्पी रहने का मूल मंत्र एक ही है कि हम जिस कार्य के लिए समर्पित हैं उस कार्य को करें। क्लियर है? कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ने का एक ही तरीका है, पढ़ो, सोचो नहीं, स्टार्ट कर दो। आइए स्टार्ट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग? आपको देखना है भाई, ह्यूमन बीइंग में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स आप ऐसा समझो, वो अंग जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया और उद्भव के दौरान वो लुप्त हो गई। आप में से जितने लोगों के पास पूंछ है, टेल है, कमेंट में लिखो मी। यस आई हैव टेल, यस आई हैव टेल। हम में से किसी के पास नहीं है। उद्भव के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान हमने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। आप अपनी बताओ, तो लुप्त हो गई। क्लियर? तो टेल, एग्जांपल दे रहा हूं, टेल हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब यहां आपको स्क्रीन पर देखना है कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये क्या है भाई, अभी दिखाऊंगा क्या है। ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना ये क्या है। फ्रंट फ्लैटेंड टीथ ये क्या है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये तो हमने सुना है कि भाई फला का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अब वो ठीक है। आइए जरा इन चारों को देखते हैं, दिखते कैसे हैं। ये देखिए, आप आंख में आपको यहां पे एक मेम्ब्रेन झिल्ली दिख रही है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। गाय भैंस जुगाली करने वाले घास भक्षियों में जो जानवर जुगाली करते हैं वो आपको साफ साफ दिखता है। ठीक, ओके। फ्रंट फ्लैटेंड टूथ इंसिजर, आगे में ट्रिक दूंगा भाई। बच्चों में जो दांत सबसे पहले आई इज आई पहले आई, इंसिजर, ये शुरू के दांत जो आपको दिख रहे हैं। ठीक, 2 इधर 2 इधर, ऊपर 4 नीचे 4। फिर ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, कान के ये जो मसल्स है उसकी बात हो रही है। फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये आपकी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका ये पार्ट अपेंडिक्स। जितने जानवर घास खाते हैं उनका अपेंडिक्स विकसित है। काऊ, बफेलो, है ना, क्योंकि यहां एक खास किस्म की एंजाइम पाई जाती है। सवाल क्या था? नॉट वेस्टिजियल। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आपके हमारे में नहीं है, लुप्त हो चुका है, वेस्टिजियल है। ठीक है। ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, यस वेस्टिजियल है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, काट के निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये हमारा जो दांत है, कोई भी खाना खाते हो आप, कुछ फल काटते हो, काटने में यही इंसिजर काम आई। जो बच्चों में दांत सबसे पहले आई, इंसिजर। तो फ्रंट फ्लैटेंड टीथ इंसिजर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। क्लियर? ये हमारे दांत फंक्शनल है। बाकी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ऑरिकुलर मसल्स और वर्मी फॉर्म ये क्या है? ये हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। ध्यान सुनेंगे, कौन कौन से और सवाल यहां बन सकते हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हड्डी के नाम देंगे, ह्यूमरस कहां मिलेगा, ध्यान सुनेंगे। रेडियस कहां मिलेगा, ठीक है, इस तरह के नाम देंगे। ये कहां की हड्डी है। फेलेंजेस कहां मिलेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कहां की बात हो रही है। और क्या पॉसिबिलिटी है, यहां देखिए आप, पॉसिबिलिटी और है आपके पास कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो हर्बीवोर्स हैं, घास भक्षी हैं, आखिर वो फंक्शनल कैसे हैं।
तो यहां पे दो सवाल बनेगा। एक, उसके पास एंजाइम कौन सी, सेलुलेज। बात करेंगे आगे आज ही क्या होती है एंजाइम। वो किस सबस्ट्रेट का पाचन करेगा, सेलुलोज। तभी आप सब्जी फल छील कर खाते हो। क्यों, सब्जी और फलों के छिलके में सेलुलोज ज्यादा है। अगर हम छिलके को खा भी लें तो हमारे पास चूंकि सेलुलेज नामक एंजाइम नहीं है, हम उसका पाचन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में ये हो चुका है वेस्टिजल। घास भक्षियों में, हर्बीवोर्स में अभी ये है फंक्शनल। तो एक सवाल तो ये बना। ठीक, तो एक सवाल ये बनेगा कि सबसे पहले कौन सी दांत आई, तो इंसिजर। इंसिजर फर्स्ट कहां पे भाई, बेबी की बात करें तो बेबी में सबसे पहले कौन सी दांत आई, इंसिजर। अगर यही बात हम एडल्ट की करें तो फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर नाम ही क्या है, फर्स्ट कम्स फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी दांत आएगा, फर्स्ट मोलर कम्स फर्स्ट। अगर फर्स्ट मोलर सबसे पहले आ रहा है तो आपको देखना है कि लास्ट कौन, ट्रिक देखेंगे आप। फर्स्ट मोलर नाम है फर्स्ट कम्स फर्स्ट। अभी दिखाऊंगा है कहां पे। थर्ड मोलर कम्स लास्ट, कम्स लास्ट। ये देखिए आप, अगर ये आपका जबड़ा है, जबड़ा है, ठीक, ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा। कई बार सवाल बनता है कि खोपड़ी का, स्कल का कौन से जबड़े को आप स्वेच्छा से मूव करा सकते हो, कौन सा मूवेबल है। अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला। ट्रिक देखिए, जो नहीं हिला मैक्सिला, जो हिला मैंडिबल, लोअर जॉ मैंडिबल, ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। आप इसे नहीं ला सकते, इसे ला सकते। लोअर जॉ मैंडिबल, लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। जो नहीं हिला मैक्सिला फिक्स है। आप में से जो अपने मैक्सिला को हिला सकते हैं हिला के दिखाओ। ठीक, अब यहीं पे दो दांत, आधे आधे की बात कर रहा हूं, दो दांत एक तरह की इंसिजर, दो इधर दो इधर। फिर इसके बगल में एक दांत नुकीला, जो कुत्तों में और नुकीला, केनाइन। यही सवाल बनेगा। फिर दो, एक दो, ध्यान सुनना। और अब ताकि आप समझ जाओ, अब यहां से तीन अलग, एक दो तीन अलग। ये पहला है फर्स्ट मोलर, जो एडल्ट में सबसे पहले आया, और तीसरा है थर्ड मोलर, जो लास्ट में आया। इसी को बोलते हैं विस्डम टीथ, अकल दांत। कितने जीव, कितने लोग आपको मिलेंगे कि अकल दांत तो लेकर घूम रहे हैं लेकिन अकल है नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस विजडम टीथ का, विजडम से, ज्ञान से, बुद्धि से, सद्बुद्धि से कोई दूर दूर तक लेना और देना नहीं है। मैं साइड जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो इस टॉपिक से बनेंगे। क्लियर? चलिए याद रखेंगे आप। द एग्जैक्ट प्लेस वेयर लिविंग बीइंग लीव्स इज कॉल्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे हर एक टर्म क्वेश्चन बनेगा। इसमें चार ऑप्शन है, एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन है, तीन और सवाल बनेंगे, तीसरे से और ब्रेकडाउन होगी। तो 4-5 इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एग्जैक्ट प्लेस वेयर द लिविंग बीइंग लीव्स इज कॉल्ड। ठीक, अब ऐसे सवाल में होता है कि भाई बीपीएससी किस लेवल तक जाके आपसे सवाल के आंसर को समझने का प्रयास कर रहा है। तो ये बात होगी। देखिए आप, एनसीईआरटी में हमने क्या पढ़ा है, हम बहुत कई बार क्या होता है कि जीएस में सिंपल सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना सोचते हो
कि गलत करके दम लेते हो। आपको देखना है कि भाई आप स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा के अपना डैश और डैश नहीं करना है। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, आवासीय स्थान हैबिटेट है। ठीक, तो राइट आंसर हो गया हैबिटेट। अब ये 3 टर्म्स आए, तीसरे को और समझेंगे। कई बार ऑफलाइन बैच में बच्चे आते हैं कि सर ये नीचे क्या है, कुछ 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, सर ये नीच क्या है, कुछ और आगे बढ़ते हैं, सर ये नीक क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसे आप बोलते हो नीश। नीचे, नीच, नीक नहीं, क्या बोलेंगे, नीश। ग्रिनल का कंसेप्ट है, अभी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में डाल दूंगा। इकोसिस्टम, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने, टेंसले गेव द टर्म इकोसिस्टम, याद रखेंगे, एक्सपेक्टेड है। अगला सवाल क्या बनेगा, इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक, 2 तंत्र जैविक और अजैविक आपस में क्रिया करते हुए अगर एक दूसरे से क्रिया करें तो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा। बगैर जैविक क्रिया के, बगैर इंटरेक्शन के बायोटिक और एबायोटिक के इकोसिस्टम पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण नहीं होगा। ठीक, पानी की एक बूंद जिसमें फ्यू बैक्टीरिया है वो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम है। मैंने कहा फ्यू बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु जो आपस में पारस्परिक क्रिया कर पाए। संपूर्ण पृथ्वी, अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, when whole earth is taken as ecological model, it is largest ecosystem, पूरी पृथ्वी सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, उसे बोलेंगे इकोस्फेयर। क्या बोलेंगे, इकोस्फेयर। बायोम की बात करें तो बायोम या जीवोम किसी खास क्षेत्र के जलवायु, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पे आधारित वनस्पतियों, वेजिटेशन के पैटर्न के कारण तय होती है, निर्धारित होती है। सो बायोम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेजिटेशनल पैटर्न, वनस्पतियों का प्रकार कैसा है, दैट इज डिसाइडेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि जलवायु कैसी है, कैसा है तापमान, टेम्परेचर, रेनफॉल, वर्षा, मृदा, सॉइल कंडीशन, ये तय करेंगी कि किस प्रकार की बायोम, जीवोम वहां पे विकसित होंगी। अगर नीश की बात करें, ग्रिनेल नामक वैज्ञानिक ने, क्या सुनेंगे, सवाल बनेगा, ग्रिनेल नामक वैज्ञानिक ने गेव द कंसेप्ट ऑफ नीश, जो ये कंसेप्ट आगे जाके और विकसित हुआ। हैबिटेट, आवासीय स्थान, टेरेस्ट्रियल, ये अफ्रीकन बायोम है, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, मरीन बायोम, एक्वेटिक बायोम। इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक की आपस में पारस्परिक क्रिया हुई, बायोटिक और एबायोटिक का। रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ, अमेजन रेन फॉरेस्ट, दक्षिणी अमेरिका का जो तेजी से माइनिंग एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, स्मगलिंग ऑफ टिम्बर, इमारती लकड़ियों की स्मगलिंग, इस तरह के कारणों से तेजी से इसका ह्रास हो रहा है। टैगा, कोरधारी वन, ग्रासलैंड, घास के मैदान। कई बार आपसे इस तरह के सवाल पूछी जाएंगी, क्वेश्चन किस तरह के सवाल पूछी जाएंगी, अभी देखिए जरा, मैं स्क्रीन पे बता रहा हूं आपको। ग्रासलैंड से संबंधित तो एग्जैक्ट प्लेस जहां पे प्लांट और एनिमल रहे वो उसका लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस है, वो उसका हैबिटेट है। मैं आपसे पूछ देंगे डाउन्स कहां की घास की मैदान है, स्टेपीज जल्दी से कमेंट में लिखेंगे कहां की घास की मैदान है, प्रेरीज कहां की घास की मैदान है, कैंटरबरी कहां की घास की मैदान है, पास्ताज, पास्ता कब खाओगे, पास्ताज कहां की घास की मैदान है, वेल्ड, VELDT, कई बार VELD, कहां की घास की मैदान है ना, पैम्पास
कहाँ की घास के मैदान है। कई बार आपसे इस तरह के सवाल पूछी जाती रही हैं, जाती जाएंगी। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को आप बोलते हो डाउन्स। यूरेशिया, यूरोप और एशिया, क्या बोलेंगे? स्टेपीज। प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को नॉर्थ अमेरिका के क्या बोलेंगे? प्रेरीज। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जो बगल में न्यूजीलैंड है, ठीक, वहां पे कैंटरबरी। पास्ता, ठीक, देखिए, भूख लगी पास्ता खाया, हंगरी। मैप में पता लगाएंगे हंगरी कहां पे है, ठीक। पैम्पास, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। अगर हम अर्जेंटीना के पास चले जाएं तो उन क्षेत्रों में। वेल्ड, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। हम साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कंफ्यूज नहीं करेंगे गाइस। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर सीरीज से आपके एग्जाम में आएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। समरी इज, उतनी डेडिकेशन और लगन के साथ आप कंसंट्रेशन बना के पढ़ते रहे। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखें, देखिए, आप बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं। सो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरेशिया, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पास्ताज हंगरी, वेल साउथ अफ्रीका और पैम्पाज साउथ अमेरिका। चलिए गाइस, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस कौन है जो कोशिका को देगा एनर्जी? कोशिका का पावर हाउस कौन है जो कोशिका को देगा एनर्जी? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, राइबोसोम। न्यूक्लियस, केंद्रक। आप देख रहे हो कमेंट में कुछ लोग लिख रहे थे कि सर हिंदी में, इतनी हिंदी तो बोलना भाई, है ना, इतनी तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए कि पढ़ पाए किसी भी माध्यम से हो। कोई माध्यम किसी की सफलता में कभी बाधक नहीं बनता, ठीक। पावर हाउस ऑफ सेल, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। गाइस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? यहीं पे रेस्पिरेशन, फूड की ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। यहां से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ये देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति एरोबिक बैक्टीरिया, जीवाणु से हुई है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया के पास आज भी जीवाणुओं के लक्षण हैं। कौन से लक्षण? राइबोसोम इसके पास जीवाणुओं की तरह है, किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। न्यूक्लियस केंद्रक के पास क्रोमोसोम है, जीन है। ये सेल का कंट्रोल टावर है। याद रखेंगे, कमेंट में लिखते जाएंगे, कंट्रोल टावर ऑफ सेल न्यूक्लियस। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, उत्पत्ति एरोबिक बैक्टीरिया से। बैक्टीरियाओं के लक्षण इसके 2 डीएनए और राइबोसोम। सेल वॉल प्लांट सेल में मौजूद है जो कि सेलुलोज की बनी है, हिंदी में कोशिका भित्ति। बैक्टीरियाओं की सेल वॉल कल आपसे बताया था पार्ट 1 में, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। फंजाई कवक का सेल वॉल काइटिन का बना है। कवक प्लांट नहीं है, फंजाई प्लांट नहीं है। कल आपसे लाइकेन की बात और माइकोराइजा की बात हुई थी वीडियो प्रीवियस ईयर पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। क्लियर? तो कितने सवाल बने? हमने कहा भाई न्यूक्लियस की बात करी मैंने आपसे, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी हमने, कितने सवाल बनेंगे आइए जल्दी से मैं आपको करा दूं। ये देखिए आप, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा,
माइटोकॉन्ड्रिया उत्पत्ति एरोबिक बैक्टीरिया जीवाणु से हुई, कैसे माने कि इसके पास प्रोकैरियोटिक लक्षण है? क्योंकि इसके पास आज भी 70S राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। आज भी इसके पास 2 धागे वाला गोल गोल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड, स्मॉल डी फॉर डबल, DOUBLE, 2 धागे वाला, S फॉर स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डीएनए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण है। कंट्रोल टावर सेल का कौन? न्यूक्लियस, केंद्रक, सेल का कंट्रोल टावर कौन है भाई? कंट्रोल टावर। प्रोटीन फैक्ट्री कौन? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कौन? राइबोसोम। याद रखेंगे राइबोसोम, ताकि बाद में अफसोस न हो कि गुरुजी आपकी बात हमने न मानी। आत्महत्या की थैली कौन? लाइसोसोम। सुसाइड करने की नौबत न आए, किसकी? लाइसोसोम की। सुसाइड बैग, जब आगे सीरीज लूंगा तो बात करेंगे। लाइसोसोम सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो रसोई घर, किचन कौन? किचन इज क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जो पौधों में है, क्लोरोप्लास्ट इज किचन ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है पावर हाउस, मैंने क्या बता दिया? कंट्रोल टावर कौन है, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, आत्महत्या की सुसाइडल बैग कौन है, थैली कौन है, किचन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास बैक्टीरियाओं के, एरोबिक बैक्टीरिया के कौन से 2 लक्षण, राइबोसोम और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में 5, 6, 7 क्वेश्चन, मैं उसके क्या क्या इवॉल्व होंगी उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर? अगर आपसे बोलूं ट्रैफिक पुलिस कौन? अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, ये कोशिका का, सेल का ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रैफिक पुलिस कौन है? नंबर के बाद एक सेल जो जीवन की मूलभूत इकाई है, उसके पास सब लोग हैं, और उस सेल से आपके और मेरे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, पेड़ों का निर्माण हुआ है। बात अलग है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के लक्षणों में कुछ अंतर है। द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल, एक कोशिका का 80% से ज्यादा कौन सी चीज होगी जो आपके वजन में निर्भर करता है? भाई जितनी आपका वेट है उसका लगभग 80% क्या है? अगर उसे निकाल दें तो फिर क्या होगा? कौन इसमें बॉडी बिल्डर है, कौन हमें एनर्जी देगा, एनर्जी मेन प्रोवाइडर क्या है? ऐसे और सवाल बनेंगे। आइए आप जल्दी से अपना आंसर बताएं। हरी अप गाइस। Guys, water. D is the right answer. Amount of water is highest in the cell, around 80%. अब देखिए, आपके सेल का, आपके बॉडी का बॉडी बिल्डर कौन है? बॉडी बिल्डर प्रोटीन है। याद रखिएगा, आगे सवाल पूछूंगा। एनर्जी प्रोवाइडर कौन? कौन आपको ऊर्जा देगा? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद फैट, फैट्स प्रिफर्ड नहीं है क्योंकि इसमें
ऑक्सीजन की कमी है, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। ठीक, ध्यान सुनेंगे। विटामिन्स, विटामिन्स जिसे लोग विटामिन बोलते हैं, विटामिन्स हमें एनर्जी नहीं देती। बहुत गलतफहमी लोगों के पास है, भ्रामक एडों से, प्रचारों से बचें। विटामिन के काम क्या है? शरीर को सुरक्षा देना, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। डॉक्टर साहब हमका बहुत कमजोरी हो गई है, विटामिन गोली दे दो। अरे नहीं भैया, विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन, फॉलोड बाय फैट। बुरे वक्तों में, याद करिए, बुरे वक्तों में लंबे समय तक आपने व्रत किया, 100 दिनों तक, 50 दिनों तक शरीर में कार्बोहाइड्रेट खत्म, चर्बी गल चुकी है। बुरे वक्तों में प्रोटीन, ड्यूरिंग एक्सेसिव स्टार्वेशन, प्रोटीन प्रोवाइड्स एनर्जी, जो प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स नहीं है। फिर इंसान का गलना शुरू, दुबला और पतला होना शुरू। गाइस, बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखना, जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा पूरी ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग होगी, ज्योग्राफी ऑप्शन इंटरेस्टिंग होगा, साइंस इंटरेस्टिंग होगी, बशर्ते कि सब्जेक्ट को हम एंजॉय करें, हम मन से पढ़े और मन से पढ़ाएं। ठीक, चलिए। मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, किस पे ये आधारित है? मेंडल का सिद्धांत। मेंडल के नाम लेते ही 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। हरी अप गाइस, फास्ट फास्ट। आप कमेंट में आंसर लिखने का प्रयास करें। बहुत होगा, क्या होगा? आंसर गलत होगा। ये देखिए आप, सो मेंडल का जो सिद्धांत था, इट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इन्होंने 3 लॉ दिए। देखिए आप, मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था? गार्डन पी पे था, पाइसम सटाइवम। कितना सवाल बनेगा? आप जरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखो। पहला किस पे था एक्सपेरिमेंट? पाइसम सेटाइवम। कौन? पाइसम सेटाइवम। आम बोलचाल की भाषा में गार्डन पी, मटर के पौधा। दूसरा, मेंडल को जीन के बारे में मालूम नहीं था, जीन को मेंडल ने कहा फैक्टर। तीसरा, मटर के 7 लक्षणों को, कैरेक्टर को, जिसे उन्होंने ट्रेट कहा, उन्होंने लिया। फिर उन्होंने लॉ दिए। अभी अगले पीपीटी पे लॉज आएंगे। 7 लक्षण कौन कौन से? ये देखिए आप, सीड कैसी है? राउंड है, गोल गोल या रिंकल? कॉटिलेडन, एक बीज, जो 2 कॉटिलेडन्स हैं, येलो है कि ग्रीन है? फूल कैसा है? व्हाइट है कि वायलेट है? पॉड कैसा है? फुल है कि पिचका हुआ कंस्ट्रिक्टेड है? कलर कैसा है? येलो है कि ग्रीन है? स्टेम एक्सियल पॉड है या टर्मिनल है? साइज कैसी है? टॉल या लॉन्ग या ड्वार्फ या शॉर्ट? कई बार पूछता है कि मेंडल का जो गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट था, उसमें कौन सा लक्षण, किसका लक्षण लिया? सीड, फ्लावर, पॉड, स्टेम। यहां सवाल बनेगा, थोड़ा टफ होगा, थोड़ा यूपीएससी लेवल का हो जाएगा। ठीक, मेंडल के लॉ कौन से? तो लॉ में देखेंगे आप, इनका जो सिद्धांत था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रजनन पर आधारित था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक जीन के 2 लक्षण होंगे। 2 alleles for each gene are placed in different gametes. आपस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर ये जा रही हैं, तो
एक जीन का प्रभाव दूसरे पे नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो साथ साथ होंगी उसमें से एक डोमिनेंट होगा, वो अपने प्रभाव को दूसरे पे दिखाएगा। जो अपने प्रभाव को दिखाएगा वो डोमिनेंस है, जो सप्रेस होगा वो रिसेसिव है। तो आपको सिर्फ जानना है कि मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में 3 नाम, डिटेल में नहीं समझना आपको, कोई आप नीट एग्जाम नहीं दे रहे हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल गेव द टर्म, तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल। टर्म जेनेटिक्स बेटसन, टर्म जीन जॉनसन। मेंडल ने क्या कहा? फैक्टर। किसको? जीन को। मेंडल का एक्सपेरिमेंट पाइसम सटाइवम। सोचो अगर अभी भी याद ना हो तो आप और कंसंट्रेशन बना के वीडियो को दोबारा देखेंगे और साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक? कमेंट में आंसर करने का प्रयास करेंगे। द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ लिविंग सेल्स? ठीक, इस सवाल की ड्रॉबैक क्या है कि सटीक ऑप्शन नहीं है। अगर सटीक ऑप्शन नहीं है तो जो अवेलेबल ऑप्शन है वही ऑप्ट करेंगे। Which of the following is responsible for controlling hereditary characters of living cells? Dear students, यहां पे इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका मतलब नहीं है। ये 2 क्लोज ऑप्शन है, इसमें से डीएनए ज्यादा सटीक है आरएनए की तुलना में, ठीक? तो राइट आंसर विल बी डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक? क्योंकि लक्षणों को जीन पास करती है और मोस्टली एनिमल में जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी मैं सटीक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अभी मैं न्यूक्लियोटाइड नहीं बोल रहा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बोल रहा, ताकि आप समझ पाओगे। तो जीन क्या है? आमतौर पे डीएनए का वो टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो प्रोटीन का निर्माण करे। आगे बात होगी प्रोटीन का निर्माण कैसे करेगा। ये आपको डीएनए दिख रहा है, ठीक? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सवाल बनेगा खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? लैब कंडीशन में डीएनए सिंथेसाइज किसने किया? एंजाइम्स क्या है मुख्यतः? हार्मोन क्या है मुख्यतः? एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर है? इस तरह के सवाल आपसे हाईली एक्सपेक्टेड है। सो एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स कैटलिस्ट है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगी, लेकिन रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। हार्मोन्स भी कैटलिस्ट है। हार्मोन्स कैन बी प्रोटीन, कैन बी स्टेरॉइड। सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दे आर स्टेरॉइड। हार्मोन्स इस्तेमाल होंगी, एंजाइम इस्तेमाल नहीं होंगी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया। फ्रेडरिक मेसर डीएनए की सबसे पहले खोज की। कॉर्नबर्ग लैब में किया इसका सिंथेसिस। सो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन। आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर अमीनो एसिड। यही अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक? मिक्स प्रोटीन। आजकल यह पाया गया है कि कुछ वायरस में टोबैको मोज़ेक वायरस
इसके पास डीएनए नहीं है, इसके पास आरएन है। आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। टोबैको, मोज़ेक वायरस, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। ठीक, मैं ध्यान दे रहा हूं कि स्टार्टिंग में ज्यादा आपके लिए टफ ना हो जाए। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए, अभी मैंने आपसे पूछा था वाटसन एंड क्रिक। सो हर ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए नहीं, लेकिन मेजॉरिटी के पास डीएनए प्रेजेंट है। मैंने आपसे कहा कितने सवाल और बन सकते हैं? बन सकते हैं भाई, डीएनए की खोज किसने की? डिस्कवर बाय। लैब में किसने सिंथेसाइज किया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया? आगे क्वेश्चन पूछूंगा। हमारे डॉक्टर भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना साहब का क्या इस क्षेत्र में कोई योगदान है जो इनको नोबेल प्राइज मिला? ऐसी बातों को हम आगे अभी थोड़ी देर में और समझने वाले हैं। ठीक, रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना। ये देखिए आप, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए के पास मैसेज है और उस मैसेज के अकॉर्डिंग वो डीएनए बना रहा है। डीएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ठीक, डीएनए के पास मैसेज है, उसके अकॉर्डिंग, उस मैसेज के अकॉर्डिंग आरएनए का बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सवाल पूछेगा ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना। आरएनए के मैसेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन का बनना, बहुत ध्यान सुनिएगा, प्रोटीन का बनना वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। कई बार ऐसा होगा, बात उल्टी होगी, आरएनए बना देगा डीएनए, बात उल्टी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। गाइस खूब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान से सुनना। तभी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि कम समय में ज्यादा फायदा हो जाए, जीएमएस हो जाए, गागर में सागर हो जाए। डीएनए की इंफॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, द्विगुणन रेप्लिकेशन। डीएनए के पास मैसेज है। कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल अपने पापा की फोटोकॉपी हो, क्योंकि पापा के स्पर्म के थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू जो आपका जीन बना वो बिल्कुल एक्सप्रेस हो रहा है। उसका मैसेज आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और ये प्रोटीन आपके लक्षण को तय कर रहा है। इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बोलेंगे सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलेंगे? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टडी ऑफ डीएनए आरएनए जीन कम्स अंडर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए के मैसेज से आरएनए बनना। वो आरएनए प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम की हेल्प से बना रहा है प्रोटीन। ये प्रोटीन आपके शरीर के लक्षण को तय कर रहा है कि आपके जो हेयर्स हैं, बाल है, वो ब्लैक और स्ट्रेट है कि ब्लैक और कर्ल है कि रेड और कर्ल है या कुछ और है, या यूसी है, उजड़े चमन है, वो वहां से तय होगा। दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे सवाल यहां से एक्सपेक्टेड है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि मैंने एक एक सवाल में 5-5, 6-6 सवाल करा दिए, तो आज हम लगभग 70 सवाल कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेस जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, अभी मैंने आपको यही बात इनडायरेक्टली समझाई, ब्लेंडिंग ऑफ जीन, क्रोमोसोमल चेंजेस, सफलिंग ऑफ जीन, ऑल ऑफ द अबव। भाई मटर के पौधे में मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में क्या हुई? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी था, सेग्रीगेशन भी था, डोमिनेंस भी था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 पेरेंट सेल्स इन्वॉल्व है, और हर सेल से कुछ लक्षण, भाई आपके पास क्या है? कुछ लक्षण पापा के, कुछ माता जी के, कुछ लक्षण दादा के भी है
पापा के थ्रू आ गए, कुछ नाना के भी हैं, माता जी के थ्रू आ गए, और वो कैरेक्टर्स मिल गए, जेनेटिक वेरिएशन हुआ, जीन की ब्लेंडिंग हुई, क्रोमोसोमल चेंजेस हुई, सफलिंग ऑफ जीन हुआ, ऑल ऑफ एबव हुआ, और आप उपलब्ध हुए, मैं उपलब्ध हुआ, हमारे पास अपने माता और पिता और मैटरनल और पैटर्नल मदर साइड और फादर साइड से लक्षण मिलके बने, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आउटकम है, क्योंकि यहां पे 2 पेरेंट सेल्स इन्वॉल्व हैं। So sexual reproduction involves 2 parent cells. Each gives some of traits, characters. इसमें क्या हो रहा है? जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, ब्लेंडिंग ऑफ जीन हो रही है, क्रोमोसोमल चेंजेस हो रही हैं, सफलिंग ऑफ जीन हो रहा है। क्लियर गाइस? आज मैं आपको यहीं पे छोड़ूंगा। ठीक गाइस, सीरीज को हम बहुत डिटेल में करेंगे, और मेरा पूरा प्रयास है कि बीपीएससी के एग्जाम से पहले पूरी साइंस की सीरीज, एनवायरमेंट की सीरीज और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना डिटेल में करा दूं कि आपका रिवीजन हो जाए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व हो, क्या सवाल बन सकते हैं वो भी हो, और हम सेशन में साथ साथ याद कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।